हेलो स्टूडेंट्स। तो पीछे हम लोग कहाँ तक कर दिए थे इसमें? थ्योरम थ्योरम बोल रहे हैं, सॉरी, ये साइंस का था। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है और इसके बिहाइंड में कंसेप्ट क्या है। अगर वैसे क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन हो, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, और इस चैप्टर का नाम था आपका मैटर इन सराउंडिंग। और ये आपका केमिस्ट्री सेक्शन का चैप्टर है, यानी ये केमिस्ट्री सेक्शन में आता है मैटर इन सराउंडिंग। और इसी के कुछ क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसको हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है उसको हम लोग देखेंगे। एक मिनट में मार्कर का कलर चेंज करूँगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें मैटर कौन है? ऑप्शन दिया है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, अल्मोंड, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब इतना सारा ऑप्शन दिया है, इसमें मैटर आपको बताना है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि मैटर का डिफिनीशन जानिए कि मैटर होता क्या है। तो मैटर की प्रॉपर्टी क्या है? हैज मास, यानी मैटर में मास होता है। उसके बाद ऑक्यूपाई स्पेस, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और भी सारे प्रॉपर्टी है कि मैटर जो है क्या होता है, वो किसी भी फोर्स का रेसिस्ट करेगा। आप उस पर फोर्स लगाइएगा तो उसका वो अपोज ही करता है। लेकिन यहाँ पर हमको दो ही प्रॉपर्टी का यूज करना है कि मैटर में मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि उसमें क्या होगा जी, वॉल्यूम होगा। स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब ये है। तो यहाँ देखिए क्या करें, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। यानी मैटर कोई भी वैसा चीज है जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें कुछ मास होता है। मैटर हैज मास एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो देखिए चेयर आपका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ही और इसमें मास होगा ही। मास मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, यानी उस चीज को बनाने में कितना सबस्टांस यूज हुआ है उसको हम लोग मास कहते हैं। जैसे चेयर को बनाने में कुछ ना कुछ लकड़ी यूज हुआ है या प्लास्टिक यूज हुआ होगा, तो उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा। तो चेयर भी मैटर हो गया। एयर, एयर आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, चाहे रूम में हो, चाहे बैलून में हो, चाहे जहाँ कहीं भी हो, तो जहाँ होगा वहाँ का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मास होता ही है। जैसे एक खाली गुब्बारे को लीजिए और एक हवा से भरे हुए गुब्बारे को, तो दोनों में किसका मास ज़्यादा होगा? जो हवा से भरा होगा उसका मास ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार हम लोग कहते हैं कि एयर में मास भी होता है, तो ये भी मैटर है। लव, लव का ना तो इसमें मास होगा और ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक फीलिंग है, और फीलिंग जो होते हैं वो जो है कभी भी मैटर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद देखिए स्मेल, ठीक है ना, स्मेल जो है ये भी एक तरह का फीलिंग है। जो हम लोग को सुगंध आता है वो एक फीलिंग है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। हेट, नफरत जो करते हैं, ये भी हमारा फीलिंग है, तो ये भी मैटर नहीं है। अल्मोंड ये होगा, क्योंकि ये बादाम जो होता है उसमें कुछ ना कुछ मास होगा और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, कोल्ड, ये भी ठंड यानी एक तरह का फीलिंग है, तो ये भी आपका मैटर नहीं हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक ये होगा, कोल्ड ड्रिंक तो होगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी होता है। जैसे जिस बोतल में कोल्ड ड्रिंक रखा होगा उसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा और उसका मास भी होता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, यानी जो सेंट से निकलने वाला स्मेल है, तो देखिए वो निकलता है लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा वो गैसियस फॉर्म में हो जाता है। और गैस जो है एक मैटर का टाइप है, ठीक है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो है एयर में डिफ्यूज होकर ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से दूर होने पर भी हमको उसका सुगंध आ जाता है। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी आपका क्या है, एक तरह का मैटर है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, चेयर, एयर, आलमंड, कोल्ड ड्रिंक,
Smell of perfume are matter since they have mass and occupy spaces. एयर हो गया, एयर हो गया, आलमंड्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, स्मेल ऑफ परफ्यूम हो गया, ये सभी मैटर होंगे क्योंकि उनमें मास होता है और वे स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। द स्मेल ऑफ परफ्यूम इज कंसिडर्ड एज मैटर, मतलब जो परफ्यूम का स्मेल होता है उसको मैटर इसलिए कंसिडर किया जाता है बिकॉज द स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस से परफ्यूम इज इन गैसियस फॉर्म, क्योंकि जो उसका स्मेल होता है वो एक गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है, विच आवर olfactory सिस्टम है ना कैन डिटेक्ट। तो हमारा जो olfactory सिस्टम होता है, olfactory सिस्टम का मतलब हो गया जो सूंघने वाला जो सिस्टम है हमारा, जो मतलब सुगंध या बदबू की चीज की पहचान करता है, वो उसको डिटेक्ट कर लेता है इवन एट लो कंसंट्रेशन, यानी बहुत कम मात्रा में अगर कोई व्यक्ति सेंट यूज किया है फिर भी हम उसको उसका सुगंध हमको मालूम चल जाता है। हेंस द स्मेल और ऑडोर ऑफ ए सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज मैटर, इसलिए किसी भी सब्सटेंस का जो स्मेल होता है या सुगंध होता है उसको हम लोग मैटर के रूप में क्लासिफाई करते हैं। हाउएवर द सेंस ऑफ स्मेल डजंट मैटर, लेकिन जो सूंघने की जो फीलिंग है वो मैटर नहीं है। किसी भी चीज का सुगंध जो है वो मैटर है, लेकिन जो सूंघने की फीलिंग होती है वो मैटर नहीं है। देखिए लव, हेट, कोल्ड, थॉट आर नॉट मैटर एज दे डू नॉट हैव मास एंड वॉल्यूम। ये लव हो गया या हेट हो गया, कोल्ड हो गया या थॉट हो गया, ये सब मैटर में कंसीडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि इनके पास ना तो मास होता है और ना ही वॉल्यूम होता है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह के फीलिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग मैटर कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। सर आई गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन नीचे दिए गए हैं और उसके पीछे रीजन क्या है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहे हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे बट टू गेट द स्मेल ऑफ फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लॉज, मतलब गर्म जो भोजन होता है उसका सुगंध आपको कई मीटर दूर रहिएगा फिर भी आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन वहीं अगर ठंडा भोजन है तो उसका सुगंध अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। तो देखिए गर्म जो भोजन है तो उससे जो है गैस तो निकलेगा, और वो जब गैस निकलेगा तो उस गैस के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, यानी गैस के पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं। तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफ्यूज हो जाएंगे एयर के पार्टिकल्स में, और एयर के पार्टिकल के साथ वो ट्रैवल करने लगेंगे, जिसके कारण अगर हम दूर में भी हैं तो गर्म भोजन का जैसे चिकन वगैरह बनता है या कोई भी टेस्टी अगर बनता है तो आपको बहुत दूर से ही उसका सुगंध आ जाएगा। एज कम्पेयर टू अगर कोल्ड फूड है तो उसमें से गैस आपको नहीं निकलेगा, इसकी वजह से वो एयर में डिफ्यूज नहीं होगा, तो हमको दूर से उसका सुगंध नहीं मालूम चलेगा, उसके लिए हमको उसके नज़दीक आना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इसके लिए रीजन क्या दिखा है। द पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड पॉजेज लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूज इन एयर रैपिडली, जो गर्म भोजन होता है ना, उससे जो गैस निकलता है उसमें हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, इसकी वजह से वो आसानी से डिफ्यूज हो जाता है एयर पार्टिकल में। दस द स्मेल कैन रीच सेवरल मीटर अवे, इसलिए और कई मीटर हम दूर भी रहते हैं उस भोजन से तो हमको उसका महक मालूम चल पाता है। वेयर एज पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड पॉजेज लेस काइनेटिक एनर्जी एंड आर नॉट एबल टू रीच सेवरल मीटर अवे, वहीं अगर ठंडे भोजन में देखा जाए तो उसके पार्टिकल्स में जो उसके सुगंध में जो पार्टिकल्स हैं तो उसका एनर्जी काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो उसको हमको महकने के लिए उस भोजन के नज़दीक हमको आना पड़ेगा। और देखिए ऐसे क्वेश्चन का अगर आंसर देना है तो उसके लिए क्या कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। कंसेप्ट इनसाइट बोलता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ हायर टेम्परेचर पॉसेस हाई काइनेटिक एनर्जी एंड कीप्स मूविंग कॉन्स्टेंटली। पर मान लीजिए किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा देते हैं यानी गर्म करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा,
बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो उसके पार्टिकल्स मूव करेगा कॉन्स्टेंटली एट लोअर टेम्परेचर, लेकिन कम टेम्परेचर पर पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी, यानी उसका काइनेटिक एनर्जी यानी जो घूमने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। दस मूव स्लोली, इसलिए स्लो मूव करेगा। पार्टिकल्स इन कोल्ड फूड हैव लो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लो टेम्परेचर, तो अगर ठंडा भोजन है तो वहाँ टेम्परेचर लो है जिसकी वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी ही लो है। एट हायर टेम्परेचर पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगा। 10 मूव फास्टर, तो वहाँ पर जो है उसका पार्टिकल्स ज़्यादा तेजी से मूव करेगा। द पार्टिकल्स ऑफ हॉट वेपर फ्रॉम हॉट फूड मूव फास्टर, गर्म भोजन से जो गर्म भाप निकलता है उसके पार्टिकल्स ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से तेजी से मूव करेगा और वो हवा में जाकर मिल जाएगा, जिसके कारण कई मीटर दूर होने पर भी हमको हॉट फूड का सुगंध आपको मालूम चल पाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए बीवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, मतलब एक गोताखोर जो होता है वो पानी को चीरते हुए अंदर की ओर जा सकता है। विच प्रॉपर्टी डज द ऑब्जर्वेशन शो, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी मैटर का है यानी वाटर का है जिसकी वजह से डाइवर जो है उस पानी को आसानी से चीरते हुए अंदर की ओर जा सकता है, क्योंकि वही दूसरा कोई ऑब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। वहीं लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर होते हैं क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होता है। इस वजह से उन लोगों के बीच में स्पेस होता है, और जब बीच में स्पेस होगा तो उसको आसानी से जो डाइवर होता है उसको फाड़ते हुए चीरते हुए पानी के अंदर जा सकता है, पानी को कट करते हुए। वहीं देखिए क्या कर रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो वाटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है और जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होता है। हेंस द फोर्स अप्लाइड इज इनफ टू ओवरकम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो जो गोताखोर जो फोर्स लगाता है उसका फोर्स जो पानी के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है उससे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो पानी को कट करते हुए अंदर की ओर चला जाता है डाइवर। अब कंसेप्ट इनसाइट में देखिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या आपको चाहिए। This since there is an availability of space between the particles and the forces of attraction between liquid particles are not very strong, hence the diver will be able to cut the water। तो वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे उसके बीच का स्पेस में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, सॉलिड में थोड़ा भी स्पेस नहीं होता है, लेकिन वाटर पार्टिकल लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच स्पेस रहता है और जब स्पेस है इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स हल्का दूरी पर मौजूद है। इसकी वजह से डाइवर जो है क्या करेगा, उसमें आसानी से जो है गोता लगा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वही चीज इसमें का कुछ दिया है, पास थ्रू वाटर बट इन केस ऑफ सॉलिड आइस, लेकिन अगर मान लीजिए अगर वहीं बर्फ रहता है तो गोताखोर उसको नहीं फाड़ सकता है, कट नहीं कर सकता है, क्योंकि बर्फ जो होता है आइस जो होता है सॉलिड होता है और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफ़ी कम होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए सॉलिड के केस में या आइस जो सॉलिड है उस केस में डाइवर उसमें गोता नहीं लगा सकता है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, what are the characteristics of particles of matter, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टर क्या क्या होता है। तो ये हम पढ़ाए भी थे कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, अब हो सकता है कि किसी में ज़्यादा हो किसी में कम हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है ना। उसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सब होता है आपका कैरेक्टर, तो उसी को कैरेक्टराइज किया है यहाँ पर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर फॉलोइंग। अब इसमें देखिए कौन कौन सा
कैरेक्टर है उसको हम लोग देखते हैं। पहला दे रहा है ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जितने भी पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट का मतलब हो गया वो जो है मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कर रहा है। दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, और पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब देखिए स्पेस कहने का मतलब सॉलिड में एकदम स्पेस नहीं होगा ना के बराबर, लिक्विड में थोड़ा उससे ज्यादा स्पेस होगा पार्टिकल के बीच, गैस में बहुत ज्यादा होगा। कंटिन्यूअसली मूविंग, सॉलिड में एकदम मूव नहीं करेगा, लिक्विड में थोड़ा पार्टिकल मूव करेगा, गैस में बहुत तेजी से मूव करेगा। दे अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है पार्टिकल के बीच, तभी तो सॉलिड के पार्टिकल काफी क्लोजली पैक होते हैं। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर पर होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हल्का वीक होता है। वहीं गैस में काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर पर होते हैं और फास्टली मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट इनसाइट में क्या करें। अब इसके लिए आपको जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मालूम होने चाहिए आपको, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे जो यहाँ पर बता दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करें। द मास पर कर दे थोड़ा सा, मार्कर का कलर भी चेंज कर ले रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या करें। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टांस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इज डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। exhaust from chimney, honey, water, chalk, cotton, iron, etc. अब देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है। तो मान लीजिए 10 लीटर पानी का या पेट्रोल या किसी भी चीज का वजन 20 केजी है, मास 20 केजी है, तो 1 लीटर का कितना होगा जी, 2 केजी होगा। तो 1 लीटर वॉल्यूम का जितना मास होगा वही आपका क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। ऐसे डेंसिटी का ऐसा यूनिट देखा जाए तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये देखते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एम अपॉन वी। मास का यूनिट होता है केजी, अब प्रति पर हो जाएगा क्योंकि डिवाइड है, और वॉल्यूम का होता है मीटर की ऐसा यूनिट। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट अगर कोई पूछ रहा है तो उसका आंसर होगा केजी पर मीटर क्यूब। अब देखिए तो यहाँ अगर देखा जाए डेंसिटी तो ठीक है, अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा डेंस पार्टिकल किसमें होंगे, सॉलिड में होंगे। उससे कम डेंस पार्टिकल कहाँ होंगे, लिक्विड में। और सबसे कम डेंस पार्टिकल गैस में होंगे। तो अगर इस ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की, सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की, उससे कम डेंसिटी लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी गैस की होती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं जो आगे हमको मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में, आपको वॉल्यूम निकालते कर रहा है द गिवन सबस्टांस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। तो देखिए चिमनी से जो निकलने वाला गैस है उसमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा रहता है, तो इसी तरह का गैस है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। एयर में बहुत सारे गैस हैं तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा चिमनी के गैस। उससे जो है ज्यादा डेंसिटी कॉटन का होगा, उससे ज्यादा डेंसिटी वाटर का होगा, उससे ज्यादा डेंसिटी हनी का होगा,
उससे ज़्यादा डेंसिटी चॉक का होगा, उससे ज़्यादा डेंसिटी आयरन का होगा। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है सॉलिड और वाटर में किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो देखिए अगर 1 यूनिट वॉल्यूम में देखा जाए तो कॉटन का वेट कम आएगा, कॉटन का मास, और वाटर का मास ज़्यादा आएगा। इसलिए वाटर की जो ये है क्या, वाटर का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगा और कॉटन का डेंसिटी कम होगा। कंसेप्ट इनसाइड में देखिए क्या कर रहा है, gases have lowest densities, liquids have higher densities than gases but lower than solid, solids have the highest density। सबसे कम डेंसिटी गैस में होती है, उससे ज़्यादा डेंसिटी लिक्विड में होती है, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको सॉलिड में पाया जाता है। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है इसमें क्वेश्चन में, टेबुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। जो मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या डिफरेंस पाया जाता है। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस हो जाएगा, और उसके कैरेक्टर में सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उनके कैरेक्टर में क्या डिफरेंस पाया जाता है वो आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, उसको टेबुलेट करना है, यानी टेबल बनाना है और बताना है कि सॉलिड के जो सॉलिड स्टेट है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गैस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब आपको बताना है। इसका बोला है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, पर निम्न इसके जो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेट ऑफ मैटर के, उस पर आपको कमेंट भी करना है, मतलब इसका डिफिनीशन भी बताना है। इसमें है रिजिडिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, फ्लूडिटी है, फिलिंग ए गैस कंटेनर है, शेप है, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी एक्सेट्रा। तो चलिए इसको देखते हैं। अब आइए टेबुलेट करना है हमको कि क्या क्या डिफरेंस है स्टेट ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में। स्टेट ऑफ मैटर मेनली 3 टाइप्स का होता है, लेकिन 2 और भी टाइप्स आपको पढ़ाया गया होगा। स्टेट ऑफ मैटर में आपका आता है सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद होता है बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। 5 जो है टाइप्स पढ़ाया गया होगा स्टेट ऑफ मैटर का। अब आइए इसमें देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में। सबसे पहले सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। तो सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, हैव डिफिनिट शेप, शेप इसका फिक्स होता है। इसका शेप फिक्स नहीं होता है क्योंकि लिक्विड को जिस कंटेनर में रखिएगा उसी का शेप वो ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे मान लीजिए वाटर है, उसको कटोरा में रखिएगा, कटोरा जैसा शेप बना लेगा। बैलून में पैक कीजिएगा, बैलून जैसा। बोतल में रखिएगा, बोतल जैसा। तो लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता है, गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि उसको जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। अच्छा, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, ये तो फिक्स है क्योंकि इसको कहीं भी रखिएगा तो जितना उस जगह माने वॉल्यूम है उतना ही जगह वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मान लीजिए एक ब्रिक है, तो ब्रिक को कहीं भी रखिए वो इक्वल ही स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम फिक्स है। वाटर का भी वही कंडीशन है। मान लीजिए अगर 1 लीटर वाटर लेते हैं तो उसको कुछ में भी रखिएगा तो उसका वॉल्यूम वो अपने 1 लीटर की जगह इतना स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन गैस में ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर आप 1 लीटर गैस ले रहे हैं, अगर उसको 15 लीटर वाला ये में डाल दे, 15 लीटर वाला सिलेंडर में डाल दे, तो 15 लीटर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। 20 लीटर में डालिएगा, 20 लीटर वाला पूरा जगह को ऑक्यूपाई करेगा, भले उसका अमाउंट 1 लीटर ही क्यों ना हो। तो इसमें क्या होता है कि इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है गैस का। और नेक्स्ट की ओर देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब देखिए कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेस किसको किया जा सकता है, दबाया किसको जा सकता है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो क्लोजली पैक होते हैं, तो इसको कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता है, दैट्स व्हाई नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड थोड़ा कंप्रेसिबल होता है सॉलिड के कंपेयर में, और गैस तो हाईली कंप्रेसिबल होता है। क्योंकि कंप्रेसिबल अगर नहीं होता तो कंप्रेसिबल होने की वजह से ही ये हम लोग क्या करते हैं, जो टायर होता है उसमें हम लोग एयर फिल करते हैं। इसके बाद देखिए इसके पार्टिकल तो फ्रीली मूव करेंगे नहीं सॉलिड के, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, क्लोजली पैक है। इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं
फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन गैस की तरह नहीं करते हैं। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, लेकिन गैस के पार्टिकल्स रैंडम मूव करते हैं। तो मान लीजिए पानी अगर बह रहा है तो ये ऐसे एक धार में जाएगा ऐसे, नहीं गैस किधर फ्लो करेगा उसका पार्टिकल, इसका कोई ठीक नहीं होता है, एकदम रैंडम फ्रीली मूव करता है गैस का पार्टिकल। ये तो सेम चीज क्यों रिपीट कर दिया है, छोड़िए इसको हटाते हैं। अब देखिए क्या करा है, अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टी बताना है और किसमें कितना है क्या नहीं है ये बताना है। तो सबसे पहले रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट का एक टेंडेंसी होता है कि वो कितना फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है और उससे ज़्यादा फोर्स लगाने पर वो अपना शेप चेंज कर सकता है। तो रिजिडिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपने शेप को बनाए रखना चाहता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का रिजिडिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपने शेप को क्या करना चाहता है, एज टू एज बनाए रखना चाहता है अगर आप इस पर फोर्स लगाते हैं। तो देखिए किसमें ऐसा टेंडेंसी है कि उस पर फोर्स लगाने पर वो जो है अपने शेप को ज़्यादा प्रयास करेगा कि ज्यों का त्यों बनाए रखे, वो होता है सॉलिड में। आप ज़्यादा फोर्स लगाइए फिर भी जल्दी ये अपने शेप को बिगड़ने नहीं देता है, आवश्यकता से अधिक फोर्स लगेगा तब जाके अपने शेप को क्या करता है। लिक्विड थोड़ा कम रिजिड होता है, गैस तो एकदम रिजिड नहीं होता है, क्योंकि उसमें हल्का भी फोर्स लगाइएगा तो अपना शेप ऑफ चेंज कर लेगा। जैसे गुब्बारा में हवा भरा हुआ है, हल्का सा दाबिएगा तो वहाँ पे चल जाएगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप एसी में देखिए सॉलिड में तो पॉसिबल नहीं है, लिक्विड में थोड़ा है पॉसिबल। तो सबसे ज़्यादा रिजिड होता है गैस, सॉलिड उससे कम होता है लिक्विड और सबसे कम होता है गैस। कंप्रेसिबिलिटी यानी किसको कंप्रेस किया जा सकता है, सॉलिड तो होगा नहीं बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड देयर इज हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इसमें जो है आपका थोड़ा लो होगा और इसमें तो क्या है जी, कंप्रेसिबिलिटी, इसमें जो है कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड में, और गैस में तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। तभी तो जो है बड़े बड़े टैंकर में भी जो है गैस को कंप्रेस करके एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। फ्लूडिटी मतलब बहने का गुण, तो सॉलिड तो फ्लो करेगा नहीं क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक हैं। ये फ्लो करेगा हायर लेवल टू लोअर लेवल, है ना। हायर लेवल टू लोअर लेवल का मतलब क्या है, मान लीजिए एक तरफ जो है प्रेशर ज़्यादा है, एक तरफ प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर सॉलिड लिक्विड फ्लो करता है। और गैस का तो पूछिए ही मत, गैस के पार्टिकल्स इतना ना फ्रीली मूव करते हैं कि वो ऑल डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिलिंग ए गैस इन कंटेनर, तो किसको हम किसी कंटेनर में हम लोग फिल कर सकते हैं, तो सॉलिड को तो भर ही नहीं सकते हैं, तो लिक्विड को भर सकते हैं, ठीक है, जिस बर्तन में रखेंगे उसमें भरा जा सकता है, रखा जा सकता है। गैस को जो है जिस बर्तन में रखिएगा वो पूरा ही जगह छेक लेता है, लिक्विड का ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर 20 लीटर वाला बोतल है, इसमें 1 लीटर पानी डालिएगा तो 1 ही लीटर का जगह छेकेगा, लेकिन गैस में वैसा नहीं है। मान लीजिए 20 लीटर का टैंक है, इसमें 1 लीटर ही गैस डालिएगा तो पूरे स्पेस को ही ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये अंतर होता है कंटेनर में भरने के मामले में। शेप में देखिए, शेप में देखिएगा तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लिक्विड का नहीं है, क्योंकि जिस कंटेनर में रखिएगा उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, गैस का तो और नहीं फिक्स होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड के पार्टिकल काफ़ी नज़दीक हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मूव नहीं कर पाएगा, तो लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होगा। लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर हैं जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होगा। और गैस के पार्टिकल तो रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या हुआ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम लीजिए उसमें मास निकालिए, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड में, उससे कम डेंसिटी लिक्विड में और सबसे कम डेंसिटी गैस में होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं, इसके पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं और इसके पार्टिकल काफ़ी दूर होते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट इनसाइट में क्या बोल रहा है कि ऐसे क्वेश्चन को इफ यू वांट टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट डू यू नीड टू बी नोन, क्या इसके लिए करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है कंसेप्ट इनसाइट में, फॉर आंसरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। हाउ डू द प्रॉपर्टीज वेरी व्हेन
we compare them in solid, liquid and gas. If you want to answer this type of question, you must know about the characteristics of the particles of solid, liquid and gas, and also the properties of solid, liquid and gas, and how the properties varies when we apply different conditions such as temperature, pressure, etc. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है गिव रीजन, यानी ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रीजन आपको बताना है कि क्या रीजन होगा, ठीक है, कि ऐसा होगा। तो आइए देखते हैं। पहला हो रहा है कि ए गैस फिल्स कंप्लीटली इन द वेसल इन विच इट इज केप्ट। अगर गैस को किसी वेसल में रखते हैं तो जिस वेसल में भी रखेंगे तो उसके स्पेस को क्या करता है, पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है। हमने क्या पढ़ा है कि गैस की जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स नहीं होती है, जहाँ रखेंगे वो पूरा स्पेस को ही ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसका रीजन तो ये हो जाएगा। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो गैस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, तो फ्रीली मूव करते हैं तो जाहिर सा बात है एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं, इधर उधर मूव कर रहा है तो टकराएगा, तो जब जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन के दीवार से भी टकराएगा, और दीवार पर टकराएगा तो वहाँ पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ बर्तन के दीवार पर प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। तो इस तरह के आंसर, क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे, मान लीजिए ये इसको बोल रहा है गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इसके लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ गैस कोलाइड विथ ईच अदर ड्यू टू रैंडम मूवमेंट इन देयर पार्टिकल्स and hence their particles also collide with the walls of the container, hence they exert a pressure on the walls of the container। इस तरह के आंसर को ऐसे हम कर सकते हैं। A wooden table should be called a solid। लकड़ी का टेबल है उसको सॉलिड क्यों कहेंगे, because a wooden table can be called solid because its shape is fixed and its volume is also fixed। क्योंकि जो टेबल का लकड़ी है, लकड़ी का जो टेबल है उसका शेप भी फिक्स है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स है, इसलिए इसको हम लोग सॉलिड कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो, वी कैन इजीली मूव इन एयर, ठीक है, अपने हाथ को हवा में अगर मूव करना चाहते हैं तो आसानी से मूव, बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। लेकिन वहीं अगर लकड़ी के अंदर अगर हाथ को घुमाना हो तो घूमेगा नहीं, इसके लिए हमको कराटे एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी ज़्यादा फोर्स चाहिए। वाई, आइए एक एक करके सबका। तो सिंपल है कि जो एयर के पार्टिकल्स काफ़ी दूर होते हैं, गैसियस स्टेट में है तो उसके बीच में स्पेस होगा, जिसकी वजह से हम अपना हाथ उसमें मूव कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड ब्लॉक है अगर वुड का, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस ही नहीं होता है, जिसकी वजह से हम उसमें हाथ जल्दी मूव कर नहीं सकते हैं। अगर कराटे एक्सपर्ट है तभी जाके हम उसके पार्टिकल्स को तोड़ सकते हैं ज़्यादा फोर्स लगा के। तो आइए एक एक करके आंसर करते हैं सब क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। बोला ड्यू टू नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, ए गैस इज कंप्लीट। देखिए अब गैस के पार्टिकल्स तो दूर होते हैं, दूर क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है, इसकी वजह से वो दूर होते हैं। अब देखिए इसी की वजह से क्या होता है कि दे फिल द वेसल इन विच इट इज केप्ट, जिस भी बर्तन में रखिएगा उसको कंप्लीटली भर लेगा, ठीक है। Thus the gas particles move freely in all direction। जरा चलिए आते हैं, जाइएगा। हाँ ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड होना चाह रहा था, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है। अब आते हैं फिर से पीडीएफ की ओर। यही था आपका, ये तो हो गया था शायद। हाँ यही हो रहा था, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हम लोग एक एक करके कर लिए थे, ठीक।
गैस फील्स, ये तो हो गया था पहला कि नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस पार्टिकल्स के बीच में, इसकी वजह से जिस भी वेसल में हम लोग इसको रखेंगे वो पूरे वेसल के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। The gas exerts pressure on the walls of the container. What are the particles of gas move randomly in all direction at high speed? जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से वो मूव करेगा। Therefore, a gas exerts pressure on the walls of the container. तो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से तो टकराएगा ही, साथ साथ कंटेनर के वाल से भी टकराएगा, जो इसका दीवार है। तो जब टकराएगा तो वहाँ एक फोर्स को एक्सर्ट करेगा, उसको फोर्स अप्लाई करेगा। दिस कोलाइजन ऑफ द गैस पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो यही जो कोलाइजन होता है जो पार्टिकल्स का वाल के साथ, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है, वही फोर्स जो है आपको प्रेशर एक्सर्ट करता है। ए वुडन टेबल हैज डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। इट इज़ वेरी रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस, और रिजिड भी होता है क्योंकि इस पर फोर्स लगेगा तो इसका शेप जल्दी चेंज नहीं हो पाता है वुडन टेबल का, और कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड के हैं। देयरफॉर ए वुडन टेबल इज कॉल्ड सॉलिड, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। इस पर मैं मार्कर का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट का क्या बोल रहा था कि हम लोग हवा में हाथ को घुमा सकते हैं लेकिन लकड़ी में नहीं, क्यों? बोला द पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस एंड लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज व्हाई वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम इन सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड टू बी ए कराटे एक्सपर्ट। The particles of a solid have minimum amount of intermolecular space and maximum force of attraction between them. Thus, a greater amount of force is required to move the particles of solid apart. तो इतना पढ़ने का मतलब क्या है, तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम उसमें हाथ अपना आसानी से घुमा सकते हैं। वहीं अगर सॉलिड में देखा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, पार्टिकल्स के बीच स्पेस काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हम अपना हाथ उसमें मूव नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए कंसेप्ट इनसाइट में क्या बोल रहा है। फॉर आंसरिंग रीजनिंग क्वेश्चन द कंप्लीट रीजन should be mentioned. For answering this question you need to remember all the properties of solid, liquid and gas. इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस की जितनी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसको मैं सोच रहा था कि इसको कैसे एलाबोरेट किया जाए ताकि इजीली बच्चों को समझ में आ सके। तो आइए इसको ही देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। हम लोग जानते हैं कि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है, ठीक है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स इन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। लेकिन अगर आप देखिएगा तो आइस जो है, जो सॉलिड है, जो लिक्विड में आपको तैरता है, बर्फ का जो टुकड़ा होता है, क्यों है, क्या रीजन है, वही आपको बताना है, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या रीजन है। इसके लिए मैं एक आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगा जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बर्फ लगाइएगा, यहाँ से हम क्लोज करते हैं, शेयर इमेज में आते हैं। यहाँ से हम देखेंगे why does ice float on water। सेम क्वेश्चन था आपका, और भी है कि why does ice float on water। जो बर्फ कहते हैं कि जिसका डेंसिटी हाई है वो जो है क्या करेगा, डूब जाएगा लो डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आइस को देखा जाए तो आइस सॉलिड है और वाटर है,
और हम लोग जानते हैं कि सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, लिक्विड का डेंसिटी लो होता है। तो ऐसे कम अगर कंडीशन में देखा जाए तो आइस को तो डूब जाना चाहिए था वाटर में, बट ऐसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है इसी को हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्यों नहीं होता है। देखिए क्या करा है, इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली हेल्ड टुगेदर विथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए अगर यहाँ पर मगर पार्टिकल्स को अगर देखिएगा, वाटर के पार्टिकल्स को, तो ये क्या है, क्लोजली हेल्ड है, यानी साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए हैं, जिनके बीच में स्पेस थोड़ा कम है। लेकिन बर्फ में देखिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेता है इसका पार्टिकल्स, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाने की वजह से जो नंबर ऑफ स्पेस होता है, यानी स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जब स्पेस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, जो आइस सॉलिड होने के बावजूद भी इसका डेंसिटी आपका वाटर से कम हो जाता है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में आइस में, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच स्पेस थोड़ा कम है। यही रीज़न है कि आइस जो है वाटर में फ्लोट करता है। बोला है ऑन रीचिंग ऑन सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकम स्टेबल। जब सॉलिड स्टेट में यहाँ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो यहाँ स्पेस कम होता है पार्टिकल के बीच में, यहाँ जो है स्टेबल हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेता है आइस के केस में। इसके कारण इसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और जब स्पेस ज़्यादा हो जाता है तो डेंसिटी आपकी कम हो जाती है आइस की, जबकि वाटर की डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा रहती है आइस के कंपेयर में। इसलिए दिस कॉज आइस हैव लेसर डेंसिटी देन वाटर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आइस की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम हो जाती है और आइस आपका फ्लोट करने लगता है किसमें, वाटर में। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इससे बिहाइंड। अब आइए इस की ओर रिटर्न होते हैं। चलिए पीडीएफ में आते हैं। कहाँ था यहाँ था। अब देखिए इसी चीज को यहाँ पर डिफाइन किया है, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ इसको। ये तो टीचिंग का लेकिन क्वालिटी है भी, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से इसको ये किया है। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, पीछे ही पढ़ा है कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोला जाता है। एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा। इस चीज को हम समझ लेते हैं कि कैसे होता है। एक मिनट, ठीक है, ठीक। तो D इज इक्वल टू होता है आपका m/v। मान लीजिए मास आपका फिक्स है 8 kg, ये मास है, वॉल्यूम हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, v है। तो यहाँ लिखिए D और यहाँ लिखिए v, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी को देखिए, वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ देखिए अगर डेंसिटी ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 रखते हैं तो 1 से 8 को डिवाइड कीजिएगा 8, वॉल्यूम 2 रखिए तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 होगा, वॉल्यूम 4 रखिए तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 होगा। तो देखिए वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, तो डेंसिटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 8 था 4 हुआ 2 हुआ, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइस के केस में क्या होता है कि जो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्टेबल हो जाते हैं, तो स्पेस ज़्यादा हो जाता है। जब स्पेस ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम आपका अपने आप बढ़ जाएगा आइस के केस में। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो जो डेंसिटी ऑफ आइस जो होता है एज कम्पेयर टू वाटर कम होता है, जिसकी वजह से आइस फ्लोट करता है वाटर में। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं। आइस इज ए सॉलिड, सॉरी लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर।
ये कौन सा कलर है, तो मालूम ही नहीं चल पा रहा है। लो ये वाइट नहीं मालूम चल पा रहा है, तो वाइट ही कर देगा, थोड़ा और कोई कलर अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए क्या कहा, आइस इज ए सॉलिड है ना, बट इट हैज ए केज लाइक स्ट्रक्चर। पीछे हम दिखाए हैं कि कैसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा था आइस का जो पार्टिकल्स था इस तरह का। It has a cage-like structure. Hence, there is a large number of empty spaces between particles compared to the space present between the particles of water. तो यहाँ देखिए, मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है, इसके बीच में काफी ज्यादा स्पेस है एज कम्पेयर टू वाटर। जब स्पेस ज्यादा है, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गिवन मास ऑफ वाटर। तो जो आपका आइस का जो वॉल्यूम होगा वो वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है। और जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी विल बी ऑटोमेटिकली डिक्रीज। तो डेंसिटी आपका डिक्रीज हो जाएगा आइस का एज कम्पेयर टू वाटर। ए सबस्टांस विथ लोअर डेंसिटी देन वाटर कैन फ्लोट इन वाटर। तो जिसका डेंसिटी कम होगा वो पानी में तैरेगा, इसलिए आइस की डेंसिटी कम है तो आइस आपका फ्लोट करेगा वाटर में। और यहाँ देखिए पर कंसेप्ट इनसाइट में क्या बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए क्या आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन लिंक डेंसिटी विथ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करना है तो डेंसिटी को लिंक कीजिए, फ्लोटिंग क्या होता है, सिंकिंग कब होता है, तब जाकर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाइएगा। ये सबस्टांस विथ लोअर डेंसिटी देन वाटर, अगर वाटर से किसी सबस्टांस की डेंसिटी कम है तो वाटर में तैरेगा, अगर जो है वाटर से किसी सबस्टांस की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें सिंक कर जाएगा यानी डूब जाएगा। अब आइए, ये तो आपका टेम्परेचर स्केल का जो है क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। तो इसको क्या करना है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो एक फार्मूला याद रखेंगे, उसी पर हमारा सॉल्व होगा। K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब इसी पर जो दिया है उसके जगह पर रख दीजिए, तो जो नहीं दिया है वो अपने आप ही निकल जाएगा। तो केल्विन दिया है तो केल्विन की जगह 300 लिखिए। सेल्सियस में आपको निकालना है, नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो सीधा सी लिख दीजिए। 273 का 273 रहेगा, फॉर्मूला में ही है वो। तो C इज इक्वल टू, ये 273 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 273 माइनस कर दीजिए, दिस विल बी 27 डिग्री सेल्सियस। Similarly, this question can also be answered in similar way using the formula Kelvin is equal to degree Celsius plus 73, right? अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। कंसेप्ट इनसाइट में कुछ नहीं दिया है, वहीं से बस बोला है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। अब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करना है आपको कि इतना टेम्परेचर पर जो वाटर है वो किस स्टेट में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट जानना है, मेल्टिंग पॉइंट जानना है, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाइएगा। क्या देखिए 250 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, टेम्परेचर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस जो आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट। इस केस में वाटर दोनों स्टेट में होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है इसी टेम्परेचर पर। तो अब इस टेम्परेचर से जब ज़्यादा हो जाएगा तो लिक्विड में तो नहीं रहेगा, वो तो प्योरली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ 250 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है। Hence at 250 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, यानी 250 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होगा वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। वही देखिए क्या कर रहा है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसी टेम्परेचर पर लिक्विड से गैस बनना शुरू होता है। तो इस टेम्परेचर पर वाटर दोनों स्टेट में होगा, लिक्विड में भी होगा और गैसियस स्टेट में भी होगा। अब कंसेप्ट इनसाइट में दिया होगा, इसमें वही दिया होगा, बॉइलिंग और मेल्टिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। देखिए क्या बोल रहे हैं, For answering this type of question, you should recall the melting and boiling point of water. इस तरह के क्वेश्चन का अगर आपको आंसर करना है तो इसके लिए आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए।
तो मेल्टिंग पॉइंट वो है द टेम्परेचर एट विच, है ना, एनी सब्सटेंस चेंज इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैसेस, यानी जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में स्टार्ट हो जाता है कन्वर्ट होना, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में बोला जाए तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में 273 केल्विन होता है, जबकि केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट आपका 373 केल्विन होता है। आइए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, किसी भी सब्सटेंस का अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, ये हमको बताना है। तो बोल रहा है फॉर एनी सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट, किसी भी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब उसका स्टेट चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई वाटर ही है ना, तो वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस अगर चेंज हो रहा है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? मान लीजिए अगर सॉलिड में है आपका आइस है, वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसका जो है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो क्यों रहेगा, यही हमको बताना है। तो इसके लिए हमको चाहिए लैटेंट हीट के बारे में जानकारी हमको होना चाहिए। तो आइए पहले प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट इसको मैं इरेज कर दूं, रुक जाइए ना, कहाँ है ये, तो आपका लाइन का थिकनेस है यहाँ से। मान लीजिए ये आपका एक वेसल हमने बना दिया, ठीक है, क्या यार, ठीक है, ये आपका एक बर्तन हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, पानी डाला, ठीक है, इसमें ये आपका पानी है, ठीक है। अब इसको हम हीट देना शुरू किए नीचे से, तो हीट देंगे तो इस तब तक जो है लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक इसका टेम्परेचर कितना अचीव ना हो जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस ना अचीव हो जाए। 100 डिग्री सेल्सियस जब अचीव हो जाएगा तो ये वाटर जो है गैस वेपर बनाना शुरू कर देगा। लेकिन फिर भी हम हीट देना कंटिन्यूअस रख रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ रहा है। तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? मान लीजिए कुछ वाटर जो है गैस में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन बाकी तो वाटर बचा हुआ है जिसको गैस में कन्वर्ट होने के लिए हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हम हीट जो दे रहे हैं वो हीट जो है इसको बढ़ाने में ना यूज होकर वो हीट यूज होगा बाकी जो बचा हुआ पानी है उसको गैस में कन्वर्ट करने में। तो ऐसे हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। यानी जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लेटेंट होता है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज होता है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इस तरह से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं पर। बोला है फॉर एनी सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, किसी भी सब्सटेंस का जब स्टेट चेंज हो रहा हो, सॉलिड से लिक्विड हो रहा हो, लिक्विड से गैस हो रहा हो, सॉलिड टू गैस हो रहा है, तो वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दिस इज because all the heat supplied to increase the temperature is utilized in changing the state by overcoming the force of attraction between particles। वही बात कि जो टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं वो टेम्परेचर हीट बढ़ाने में ना यूज करके वो पार्टिकल्स को तोड़ने में यूज हो रहा है, यानी मैटर का स्टेट चेंज करने में यूज हो रहा है, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाता है। दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, इस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। इट डजंट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, ये जो है टेम्परेचर बढ़ाने में यूज ना होके जो पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स को तोड़ने में ब्रेक करने में यूज होता है, इसकी वजह से हीट नहीं टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, ऑल द हीट सप्लाई टू इंक्रीज द टेम्परेचर, जो हम लोग हीट दे रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जो गर्मी दे रहे हैं वो टेम्परेचर गर्मी बढ़ाने में नहीं यूज हो रहा है, वो जो यूज हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए जो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज हैं,
जिसकी वजह से हीट देने के बावजूद भी टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं मिलता है देखने को। अब आगे देखिए कॉन्सेप्ट इनसाइड में क्या करा है। द की टू आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द हीट रिक्वायर्ड टू ओवरकम। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम होने चाहिए, पार्टिकल्स में कैसे होता है, और हीट कैसे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूज किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। ये कर दे रहा हूँ मैं ना, ये चला गया भाई, इसको इरेज कर दें। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैस को अगर लिक्विफाई करना है, जैसे आप देखिए जो गैस सिलेंडर में जो लिक्विड गैस पेट्रोलियम गैस जो होता है वो जो है लिक्विफाई करके ही अंदर डाला रहता है, जैसे ही बाहर आता है तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक गैस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो क्या कीजिएगा, तो जो एलपीजी जो होता है, एलपीजी सिलेंडर, उसमें गैस को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर जो है डाला रहता है। देखिएगा जब नोजल को हम प्रेस करते हैं तो काफी ज्यादा तेजी से गैस निकलता है, क्योंकि ज्यादा प्रेस करके उसको अंदर फिलअप किया गया रहता है। तो हाई प्रेशर कीजिए, मान लीजिए गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को क्या कीजिएगा, लो कीजिएगा। तो वही बोल रहा है एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है कब, हाई प्रेशर, मतलब इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, यानी प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को लो करके गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। अगर देखिए क्या करें, फॉर कन्वर्जन ऑफ ए गैस टू लिक्विड यू नीड टू डिक्रीज द इंटरमोलिक्यूलर। ये तो बात सही है। मान लीजिए गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उसको लिक्विड कब होगा, जब इसके पार्टिकल्स को हम नज़दीक कर दें। और पार्टिकल नज़दीक कब होगा, जब उसके बीच का स्पेस हम कम कर दें। स्पेस कम कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बढ़ाएं, क्योंकि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, कम होता है एकदम, इस वजह से पार्टिकल्स दूर हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर को हम क्या कर दें, कम कर दें, क्योंकि टेम्परेचर कम करेंगे तो जो पार्टिकल तेजी से मूव कर रहा होगा गैस का, वो स्लो मूव करने लगेगा, जिसके कारण पार्टिकल्स नजदीक आने लगेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसकी वजह से गैस विल बी टर्न्ड इनटू लिक्विड। ठीक है, तो किसी भी गैस को, एटमॉस्फेरिक गैस को, इफ यू वांट टू लिक्विफाई, what are the favorable conditions? The favorable conditions are to increase the temperature and reduce, to increase the pressure and reduce the temperature। मतलब टेम्परेचर को कम कर दीजिए और प्रेशर को इनहेंस कर दीजिए, प्रेशर को बढ़ा दीजिए। और देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन फिर डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो क्या करा है, व्हाई डज ए डिजर्ट कूलर बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। जो डिजर्ट कूलर होता है वो क्यों, मतलब गर्मी के दिनों में ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने ज़्यादा, अगर मान लीजिए हॉट ड्राई डे है, हॉट ड्राई डे कहने का मतलब ये हुआ कि गर्मी तो होगा ही, लेकिन जो एयर होगा उसमें वाटर वेपर बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। तो वैसे दिनों में जो कूलर होता है वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। क्यों करता है, तो देखिए क्या करें, इवेपोरेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन। इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट। इवेपोरेशन में यही होता है कि लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट होता है, जी गैस में कन्वर्ट होता है। तो इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर दीजिएगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होने लगेगा। अच्छा, अगर सरफेस खुला है तो और तेजी से इवेपोरेशन होगा। हवा बह रहा है तो मान लीजिए गैस जैसे ही बना तो हवा उड़ा के ले जाएगा, फिर गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो हवा अगर बह रहा है तब भी जो है ज़्यादा तेजी से आपका इवेपोरेशन होगा। अच्छा, हवा में अगर वाटर वेपर नहीं है, तो मान लीजिए वाटर वेपर नहीं है तो उसको वाटर वेपर मिलेगा तो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा उसमें। तो जो अगर हॉट ड्राई डे है तो वहाँ भी इवेपोरेशन तेजी से होगा, क्योंकि हवा में अगर वाटर वेपर नहीं है तो उसको वाटर वेपर चाहिए। तो वाटर वेपर बनेगा तो जल्दी जल्दी डिफ्यूज करेगा एयर अपने आप खुद में, तो जिस वजह से इवेपोरेशन की जो रेट होगी दैट विल बी फास्टर एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन, राइट। इसमें ही रेट कर दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करा है, ए हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन गिव्स ए बेटर कूलिंग इफेक्ट। यानी जो है जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा
उतना ही ज़्यादा आपको कूलिंग इफेक्ट माने बनाएगा होगा। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज लेस, इवेपोरेशन इज मोर। अगर हवा में वाटर वेपर का अमाउंट कम है तो वहाँ वैसे कंडीशन में इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है। ऑन ए हॉट ड्राई डे, यानी जो है हॉट ड्राई डे अगर है तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज लेस। अगर हॉट ड्राई डे है इसका मतलब हवा में वाटर वेपर की अमाउंट काफ़ी कम है। इन डिजर्ट कूलर, कूलर होता है, द वाटर इनसाइड इट इज मेड टू इवेपोरेट। अगर मान लीजिए हवा में वाटर वेपर नहीं है तो उसके अंदर जो ये क्या बोल रहे हैं पानी जो होगा वो इवेपोरेट होगा। दिस लीड्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब देखिए इवेपोरेशन के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि गर्मी अगर गर्म नहीं करेंगे पानी को तो इवेपोरेट कैसे होगा, वाटर वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा। तो अगर देखा जाए कूलर में, तो कूलर में तो कोई गर्म करने वाला चीज़ नहीं लगाया रहता है जिससे हम उसको इवेपोरेट करें पानी को। तो पानी को इवेपोरेट करने के लिए कूलर कहाँ से हीट लेगा, अपने अगल बगल से सराउंडिंग से वो हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। तो जब सराउंडिंग का हीट एनर्जी लेने लगेगा तो हीट एनर्जी लेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली विल बी लोअर, क्योंकि जो कूलर है अपने वाटर को इवेपोरेट करने के लिए अपने सराउंडिंग से हीट को ले रहा है। तो सराउंडिंग से हीट को लेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर अपने आप कम होने लगेगा, और जब टेम्परेचर कम होगा दिस विल कॉज कूलिंग, तो ये आपको कूलिंग पैदा करेगा। इस प्रकार जो है आपका डिजर्ट कूलर जो होता है हॉट ड्राई डे में ज़्यादा इफेक्टिवली कूलिंग प्रोड्यूस करता है। कंसेप्ट इनसाइट में देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द की इज टू आंसर दिस क्वेश्चन इज इवेपोरेशन। इस तरह क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको इवेपोरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इफ द पार्टिकल्स इवेपोरेट मोर, अगर पार्टिकल्स ज़्यादा इवेपोरेट हो रहा है इट विल लीड मोर कूलिंग, तो ज़्यादा कूलिंग होगा। दिस इज बिकॉज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। मतलब की पॉइंट याद रखिएगा, इवेपोरेशन से हमेशा कूलिंग प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका आज क्वेश्चन नंबर 13 तक का आंसर था। नेक्स्ट फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।